सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक करा था सेल्फ इंडक्शन का इंट्रोडक्शन करा दिया था, है ना। और जो आज का टॉपिक है बेटा उसमें हम लोग करेंगे सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर एक सोलेनॉइड है तो हमारे पास उसकी सेल्फ इंडक्शन कितनी होगी, क्या होगी, आइए देखते हैं। देखो बेटा, एक सोलेनॉइड हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, लॉन्ग सा, या आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ पता है कि आपके पास B जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिड आती थी वो कितनी आया करती, B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स N इंटू आई, वेयर I इज द अमाउंट ऑफ करंट जो इससे जा रही है। इनसाइड द सॉलिनॉइड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती थी ये होती थी, और N हमारे पास क्या हुआ करता, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि N बाय L हमारे पास N के इक्वल हुआ करता था। इतना याद है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना आएगा, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स को आप लोग लिखते हैं B डॉट A से। तो इस हिसाब से जो आपकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट N I A आ जाएगी, राइट। अब ये जो म्यू नॉट N I A आई है ये तो हमारे पास एक टर्न के लिए आई है ना, देखिए मुझे थोड़ी पता है भी सॉलिनॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो लेट्स से जितने भी सॉलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स है वो n होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सॉलिनॉइड, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सॉलिनॉइड, जो मेरे पास फ्लक्स आएगा, जो मेरे पास फ्लक्स आएगा फाई, वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा हमारे पास, दिस इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, यही तो कहानी हो जाएगी। तो आपके पास फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N I A इंटू N, राइट। इतना क्लियर है। इस N को मैं क्या लिख सकता हूँ, छोटा n इंटू L लिख सकता हूँ। तो आपके पास जो फाई आता है वो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट N I A इंटू N इंटू L, और ये n इंटू n स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स n स्क्वायर I A L। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप लोगों से एक चीज पूछी गई थी और एक चीज आपको बताई भी गई थी कि ये फाई से जब आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकाला था तो आपको याद होगा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आया था, और वहां से हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के एक एल की वैल्यू को इंट्रोड्यूस कराई थी। जरा यहाँ पर देखना, कुछ ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा है कि फाई इज इक्वल्स टू एल आई से अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको, तो यहाँ पर एक आई को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू एल की आ जाएगी। समझ पा रहे हो भाई, अगर मैं एल आई से कंपेयर करता हूँ इसको फाई इज इक्वल्स टू एल आई से, तो आई के साथ बाकी जो बची वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी हमारे पास, एल की हो जाएगी। तो यानी कि मेरे पास एल की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए टाइम्स एल। और मैं ये भी लिख सकता हूँ किसी भी सॉलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस आता है वो आएगा म्यू नॉट एन की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन बाय एल, तो एन स्क्वायर बाय एल इंटू ए। ये आप लोगों के पास एक छोटी सी डेरिवेशन आती है। अब अगर ये कहता है कि इसको आप किसी भी ऐसे मीडियम में डालते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कुछ दे रखी है, लेट्स से वो म्यू आर दे रखी है रिलेटिव परमिटिविटी, तो उस समय पर इफेक्ट कैसे पड़ता है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। बस इसमें आपके पास म्यू आर की मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए। तो ये आपके पास नेट वैल्यू ऑफ किसका आ जाएगा, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सॉलिनॉइड का आ जाएगा। यानी कि सॉलिनॉइड के हमारे पास जो चीज़ें मेन हैं जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, अपॉन में एल और लगा देना, अपॉन में एल भी दिख रहा है आपको, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो रिलेटिव परमिटिविटी पर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और तीसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब आपसे पूछा जाता है क्या आपने कहीं पर जो आपके पास ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसके कहीं पर आप लोगों ने एप्लीकेशन देखी है, तो आप कहना यस हमने देखी है। कैसे, जब आपके घरों में स्पार्किंग होती है तो उस स्पार्किंग की कहानी कहीं ना कहीं यहाँ से ही रिलीज आती है, यहीं से आती है। कैसे, देखो बेटा, जब आपकी लाइट चली जाती है, सपोज करते हैं, तो लाइट चली जाती है तो होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था उस डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाएगा। अब
भाई यही तो कहानी है, लाइट गई अचानक से एक साथ सपोज करो, तो ये हमारे पास जो करंट जा रहा है धीरे धीरे डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, तो जो आपके पास एक इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा सपोर्ट करेगा, वो इसको सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से वो इसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और इसी डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से आपको क्या दिखाई देती हैं एक साथ चिंगारियां, जिसे आप स्पार्क बोलते हैं, तो वो इसी का फंडा आता है, क्योंकि वो डीकेइंग करंट को सपोर्ट करता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट राइज होता है, और जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है तो उसी वजह से जब वो कोलाइड होती हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, थोड़ा सा स्पार्क आ जाता है। तो ये आप लोगों से पूछ जाता है। बाकी डैम्प्ड ऑसिलेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जब मैंने आपको एडी करंट बताया था, जब मैंने यहाँ पे ऐसे रखा दो मैग्नेट के बीच में अगर हम लोग रखते हैं तो वो धीरे धीरे करके रुकता है, वो भी इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कहानी आती है किसकी, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड की। L हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, L हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है बेटा, और इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो आने वाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। देखो कहानी बिल्कुल सेम है लगभग सेल्फ इंडक्टेंस जैसी, बस म्यूचुअल इंडक्टेंस में यहाँ पर एक का साथ आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास ऐसी एक कॉइल दे रखी है, आपने इस कॉइल में से करंट पास करा, अब जब आप इस कॉइल में से करंट पास करोगे, ऐसे नहीं करते, ऐसे वाली कर लेते हैं, क्लास 10 वाली चीज दे लेते हैं। याद करो, ऐसे आपके पास एक कॉइल हुआ करती थी, प्राइमरी कॉइल, और उसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास सेकेंडरी कॉइल हुआ करती थी, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर रखा, और यहाँ पर तो आपने पूरी बैटरी कर, ठीक है। अब हुआ क्या, जब आपने यहाँ से करंट एक साथ बढ़ाया, जब आपने यहाँ पर करंट एक साथ बढ़ाया तो होगा क्या, यहाँ पर करंट जैसे हमारे पास एक साथ बढ़ा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास क्या आएगा, एक इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, कहीं तो आपको पड़ा है। लेकिन जब यहाँ पर करंट मूव कर रहा था बेटा, तो करंट के मूव करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड ही बनी होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कुछ इस तरीके से जा रही थी, जा रही, यानी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड राइज हो रही है, वो आगे से जा रही थी। तो हमने देखा जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर के नीडल ने क्या किया, डिफ्लेक्शन दिखाया। यानी कि ये गैल्वेनोमीटर तो किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं था ना, इस गैल्वेनोमीटर को तो मैंने कोई करंट नहीं दे रखा था ना, लेकिन फिर भी इसने डिफ्लेक्शन शो किया। यानी कि इसमें अगर चेंज इन करंट हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ चेंज हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा इसलिए हुआ कि जब आपने यहाँ पे करंट किया तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और ये मैग्नेटिक फील्ड आगे गई तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एरिया से चेंज हो रही है, जो कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से एक करंट इंड्यूस हुआ होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया होगा, राइट। जब हमने कांस्टेंट रखा यानी कि देते रहे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, यानी कांस्टेंट रहा, इसका मतलब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। और ये कहानी हमने पढ़ ली कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो हमारे पास कोई इंड्यूस ईएमएफ भी नहीं बनेगा और कोई इंड्यूस करंट भी नहीं बनेगा। ये बात तो हम पढ़ चुके। अब फिर जैसे मैंने स्विच ऑफ किया, फिर करंट चेंज डीके करने की कोशिश करी, तो भी कहानी वही, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया बट उल्टी डायरेक्शन। समझ में आया? अब हुआ क्या कि इस वाले जो इंडक्टर में आपके पास करंट आया या मैग्नेटिक फ्लक्स आया, वो किसकी वजह से आया? इसकी वजह से आया। ऐसे ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इसमें आया, इसी करंट की वजह से सिर्फ इसमें रहता तो ये सेल्फ इंडक्शन होता, लेकिन इसकी वजह से इसमें भी आ गया, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन। कहानी बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं रहने वाली है। यहाँ पे भी जो आपके पास फाई है वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल रहने वाला है? आई के, करंट के प्रोपोर्शनल रहने वाला है। जिस तरीके से वहां पे हमारे पास हटाते समय फाई को एक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आया था एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, राइट। अब आपको पता है ईएमएफ जो होता है वो हमारे पास क्या हुआ करता था? d∅dt हुआ करता था माइनस में, क्योंकि हमेशा अपोज करता है ना ये। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? e ऑफ d/dt। फाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा? mi/। तो हमारे पास जो ईएमएफ आता है ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा m टाइम्स di/dt। मतलब इसके अंदर जिस डायरेक्शन में करंट है उसके अपोजिट उस डायरेक्शन उसको बनेगा। हाँ मत नहीं, कहानी तो अभी बेटा सेम रहेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा होगा तो ये चेंज हुआ होगा,
तो अगर चेंज होगा डायरेक्शन निकालने का तरीका तो बिल्कुल सेम पुराने वाला है। ये नहीं कह सकते कि इसके डायरेक्शन के इसकी वजह से फर्क पड़ रहा होगा, नहीं, ऑपोजिट नहीं बोल सकते। बस ये पता है कि यहाँ पे चेंज हुआ होगा उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आया है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ आया है, और वो इस तरीके से होगा कि अगर कोई करंट बढ़ रहा होगा तो उसका अपोज करेगा, घट रहा होगा तो उसका सपोर्ट करेगा। बस यही कहानी है। तो क्योंकि म्यूचुअली की वजह से हो रहा है इसलिए हम लोग एम का नाम दे देते हैं और कोई अंतर नहीं है। बाकी देखो यहाँ पर अगर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालूंगा तो m इज इक्वल्स टू ई बाय डी आई ओवर डी टी हो जाएगा। फिर से वही कहानी आ जाएगी, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। उसको हमने क्या बोला था 1 हेनरी, यहाँ पे भी 1 हेनरी रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसकी भी कोई अंतर नहीं है, यही तो बोला मैंने आपको कि m और l में सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है, एक तो 2 सॉलिनॉइड आ जाते हैं, नहीं कि 2 सॉलिनॉइड आ गए, 2 इंडक्टर आ गए, सॉरी सॉलिनॉइड तो ये भी कह सकता हूँ। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे हमारे पास 2 सॉलिनॉइड आ गए इसलिए हम लोगों ने इसका नाम m दे दिया, वरना कोई अंतर थोड़ी आ रहा है। आपको दिख रहा है, आप बिल्कुल सेम सेम है, माइनस में रहेगा। हाँ सारी चीज माइनस की है बेटा, मैंने माइनस लगभग इग्नोर कर रखा है, बट आप लोग जब करेंगे तो सारी चीज माइनस है ना, मैंने मॉड मान रखा है। आपको मैंने सबसे पहले लेक्चर बताया था सारी चीजें अपोज कर रही हैं, इससे सारी चीजें हमारे पास किसमें आनी है, माइनस में आनी है। तो ये आपके पास क्या रहता है म्यूचुअल इंडक्शन का, इसको नोट कीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब बेटा जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सॉलिनॉइड्स। क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सॉलिनॉइड्स। देखिए ये मेरे पास मान के चला मैंने कि मेरा प्राइमरी वाला सॉलिनॉइड है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक और सॉलिनॉइड डाल दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके से है। समझ में आ रहा है, यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पर सॉलिनॉइड दिए गए हैं। क्लियर है, ये वाला जो सॉलिनॉइड है मेरे पास कौन सा है, प्राइमरी, और लेट से ये वाला सेकेंडरी। अब मैंने इस पे जो करंट माना है I2, हाँ यहाँ पर मैंने इनका जो लेंथ लिया है वो सेम लिया है, दोनों की लेंथ सेम है, बट दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह सब चीज़ अलग है, बट सेम क्या ले रखा है यहाँ पे मैंने, लेंथ सेम ले रखी है, राइट। अब यहाँ पर बेटा मेरे पास करंट जाएगा I1, ये सॉलिनॉइड S1 की कहानी है, और यहाँ पे जो I2 करंट जा रहा है हमारे पास सॉलिनॉइड S2 की कहानी है। इस सॉलिनॉइड की वजह से, यानी कि जो हमारे पास जिसमें I2 करंट जा रहा है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ बेटा, तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, B की वैल्यू हमारे पास की होती है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स N इंटू I2 हो जाएगी, और बेसिकली ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 आएगी, B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, और ये भी N2 ही आएगा। ये हमारे पास स्पेसिफिकली किसके लिए बात करी जा रही है, सेकेंड वाले सॉलिनॉइड की, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स N2 आ रहा है, राइट। अब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ध्यान सुनिएगा बेटा, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पहली वाली कॉइल थी इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ होगा ना, मतलब पहली वाली कॉइल पे अभी आपने कोई करंट अभी नहीं ले रखा, मैं अभी मान के चल रहा, तो बाद में काम आएगा इसलिए मैंने ले लिया है। तो अगर मैंने I2 यहाँ से दिया होगा तो इस I2 की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई, इसकी वजह से ये वाली कॉइल थी, यानी कि प्राइमरी वाली जो कॉइल थी, इसके अंदर कोई ना कोई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई होगी। भाई सीधी सीधी बात है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो इसके अंदर जो जा रही है, जिसकी वजह से इसमें क्या आया होगा, कुछ ना कुछ चेंज आया होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, और वो चेंज कितना आएगा ये आपसे पूछा जाता है। तो आप कह सकते हो कि सर जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई में आया, किसमें, फाई 1 ड्यू टू 2, फाई 1 ड्यू टू 2, ये किसके इक्वल रहा होगा सर, B जो हमारे पास 2 था इनटू एरिया, बट ये एरिया किसका आया होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर छोटा n काम नहीं करेगा, यहाँ पे क्या काम करेगा, बड़ा वाला n काम करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास काम करेगा। और अगर बड़ा वाला n आ रहा है तो मेरे पास क्या लेके चल रहा हूं मैं, n1 लेके चल रहा हूं, यानी कि फर्स्ट वाले कॉइल में कहानी आएगी। अब अगर मैं B2 की वैल्यू को खोल देता हूं बेटा, तो आपके पास फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B2 की वैल्यू खोलिए, म्यू नॉट टाइम्स N2 क्या लिख सकता हूं मैं, N/L, तो म्यू नॉट टाइम्स I2 इंटू N2/L इंटू एरिया इंटू N1 लिखा जा सकता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब
आप लोगों के पास जो म्यूचुअल इंडक्शन आता है M, वो हमारे पास M पर किसका 1 M on 1 ड्यू टू 2, तो M12 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, याद रखना 5/I के, बट I कौन सा आएगा 512 और I2, क्योंकि हमारे पास इसकी वजह से गया होगा ना, हमारे पास जो करंट गया होगा वो, तो 512 हमारे पास कितना है म्यू नॉट I2 इंटू N1 इंटू N2 इंटू A बाय L अपॉन में I2 से I2 कट जाएगा, तो आपके पास M12 किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स N1 इंटू N2 इंटू A बाय L के इक्वल आ जाता है। क्लियर है? अब यही कहानी उल्टी कर दो, इसमें से करंट दौड़ाओ भाई, इसमें से करंट दौड़ाओ तो आपके पास B1 की कहानी क्या आ जाएगी म्यू नॉट टाइम्स N1 इंटू I1, बिकॉज डिट्टो उल्टी कहानी करनी है और कुछ नहीं करना, तो आपके पास इस बार क्या हो जाएगा 521, क्योंकि इसमें जो करंट गया होगा उसकी वजह से नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से इस वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स आया होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा 521 इज इक्वल्स टू B1 इंटू A इंटू N2, बिल्कुल सेम डिट्टो उल्टा हो जाएगा इसका, तो ये करोगे तो फाइनल आंसर सेम आएगा। फाइनल आंसर क्यों सेम आएगा बेटा, आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे B1 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा म्यू नॉट टाइम्स N1 को मैं क्या लिख सकता हूँ N1 बाय L, क्योंकि मैंने बोला था आपको लेंथ सेम रखी है, तो N1 बाय L, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा इंटू I1 इंटू A इंटू N2, यही कहानी आएगी। ये मेरे पास 5 की आ गई। सिमिलरली यहाँ पे M12 लिख रखा है, तो M21 हमारे पास कितना आ जाएगा 5/21 बाय I1, ये कट जाएगा I1 इससे, तो आपके पास M21 की वैल्यू क्या आ रही है देखिए म्यू नॉट टाइम्स N1 इंटू N2 इंटू A बाय L, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर आप देखेंगे दोनों हमारे पास क्या आती हैं इक्वल आती है म्यू नॉट N1 N2 A बाय L, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं म्यूचुअल जो कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास एक दूसरे की बिल्कुल सेम आ रखी है, या दोनों का सेम वाले के बदल हाँ। यहाँ पर बेटा एक चीज इसने अच्छी पूछी है बच्चे ने कि सर एरिया पे क्यों जो है हमारा रोल प्ले नहीं करता। याद रखना जब भी हम लोग इसमें एरिया कंसिडर करेंगे इनर कोर वाला कंसिडर करेंगे, प्राइमरी कॉइल का एरिया जो हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, जिसमें हमारा सोर्स जा रहा है, मतलब प्राइमरी वाला जो मैंने यहाँ लिया है, सेकेंडरी वाले को हमने इसके ऊपर इंड्यूस कराया है उसको नहीं लेके जाता, तो हमेशा जनरली एरिया जो लेके जाता है इसका लिया जाता है, इसलिए हम लोगों ने एरिया कांस्टेंट। बट आपकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसका जो रेडियस है ये कुछ और है ना, और इसका जो रेडियस है ये देखो डॉटेड वाले का रेडियस कुछ और है, तो हमारे पास कहानी चेंज हो जाती है। तो यानी कि लेंथ के अलावा अगर कोई चीज हमने कांस्टेंट रखी हो तो एरिया भी है, बट एरिया क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने एरिया हमेशा किसका लिया छोटे वाले कॉइल को। ठीक है, तो ये कहानी आप लोगों के पास पूछी जाती है, किस तरीके से आप जो है दोनों का सेम करके दिखाते हैं, तो ये आपसे पूछा जाता है। और म्यूचुअल इंडक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, इसके अलावा जो मटेरियल है ये किस चीज का बना हुआ है इस चीज पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है जितना अच्छा मटेरियल यहाँ पर होगा उतना ही अच्छा आप लोगों के पास क्या रहेगी मैग्नेटिक फील्ड अच्छी बनेगी। जैसे आयरन वगैरह हुआ तो आयरन तो करंट अच्छे से कंडक्ट करेगा, और जितना अच्छे से उसने करंट को कंडक्ट किया उतनी अच्छी उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएगी। ये आपके पास आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स, जो कि आप लोगों के पास वैल्यू बता दी गई है और किस तरीके से आ गई है ये चीज़ है। अब आपसे पूछा था मैक्सिमम कब रहता है, तो ये तो केस मैक्सिमम का हो गया। अब आप खुद सोचो जीरो कब होगा, अगर मैं इन दो कॉइल्स को परपेंडिकुलर रख देता हूँ बेटा। परपेंडिकुलर का मतलब कैसा हो गया, देखिए एक का ओरिएंटेशन मैंने कर दिया ऐसे और एक का ओरिएंटेशन कर दिया ऐसे, तो आप खुद सोचो जो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं वो हमारे पास पास ही नहीं, मतलब पास ही नहीं कर रही, और जा भी होगी तो एक आध जा रही होगी पर बहुत कम जा रही होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू आती है यानी कि रिलेटिव ओरिएंटेशन आपकी कैसी रखी गई है, इन दो सोलेनॉइड का आपने किस तरीके से रखा गया है, इस पे भी आपका म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर तो कोई चीज़ जा ही नहीं रही है, तो इस केस में हमारे पास कहानी क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो भी नहीं तो मतलब मिनिमम केस में पाया जाता है जब परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर इसकी ग्रुपिंग पढ़ते हैं।
सो एक जो अब हमारे पास सारा टॉपिक है कौन सा आता है, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस। बस उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रहता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। डायरेक्ट फॉर्मूला है वैसे इसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का, K इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन अंडर रूट में L1 इंटू M2। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो बेसिकली एक का ही आएगा क्योंकि हमें पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे वाले का आता है, राइट। लेकिन L1 और L2 दो इंडक्टर के सेल्फ इंडक्टेंस होंगे। अब इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 1 आती है तो इसका मतलब आप समझना कि ये दो सोलेनॉइड हैं, ये आपस में बहुत ही बड़ी तरीके से एकदम से परफेक्टली अटैच हो रखे हैं और इस तरीके से हो रखे हैं कि आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो लगभग उसके अंदर पूरी चली गई है, ठीक है। अगर K की वैल्यू या N की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब समझना है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर गई नहीं है, यानी कि ये कहानी कैसी है, शायद परपेंडिकुलर वाली, शायद कह रहा हूँ कि हो सकता है परपेंडिकुलर में चली जाए, बट जहाँ पे भी K की वैल्यू 0 आएगा तो आप समझना कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दूसरे कॉइल से पास नहीं हुआ है। तो ये आपके पास कहानी रहती है छोटी सी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की। अगर पूछे तो एक नंबर में आप अगर कॉम्पिटिशन में आ जाए या फिर आपके MCQs वगैरह में आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला K इज इक्वल्स टू M बाय अंडर रूट L1 इंटू L2 ये रहता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर की, राइट। यहाँ पर देखिए बेटा कहानी कुछ इस तरीके से कि आपके पास यहाँ पर एक इंडक्टर था और इसमें कहानी कुछ इस तरीके से मैंने जो है चला दी है और यहाँ पर जो आपके पास नेट EMF है वो तो आपके पास E इक्विवेलेंट है, नेट जो है हमारे पास ये E इक्विवेलेंट है, बट ये बटा हुआ है एक इस इंडक्टर का और एक इस इंडक्टर का। तो यहाँ पर मेरे पास ये आएगा E1 और ये आ जाएगा आपके पास E2, राइट। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरे को बताइए कि जो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, जो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी इंडक्टर की वो हमारे पास कितनी आएगी और कैसे आएगी। तो बेटा देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि E1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी तो आप कहोगे कि सर जो E1 आया है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से नहीं आएगा, इसकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा होगा उसकी वजह से भी आएगा, राइट। तो E1 की वैल्यू जो आती है मेरे पास वो क्या होती है माइनस ऑफ L di ओवर dt, यानी करंट मैंने यहाँ से ऐसे पास कर रखा है, माइनस ऑफ L di ओवर dt प्लस कर रहा हूँ बट क्योंकि आपको पता है साइन माइनस का रहता है, नेट वैल्यू इसका और म्यूचुअल इंडक्शन इसका प्लस कर रहा हूँ, प्लस ब्रैकेट में माइनस में M di ओवर dt, तो मैं माइनस लिखता हूँ बड़े बच्चे समझ जाओगे, तो माइनस ऑफ M टाइम्स di ओवर dt। ये चीज क्लियर है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू माइनस L हो रखी है और ये हमारे पास माइनस M हो रही है, साफ साफ बात हमें नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो पता होनी चाहिए वो हमारे पास E1 की वैल्यू अगर ऐसे आती है तो E2 की वैल्यू कैसे आएगी, तो आप कहेंगे कि सर E2 की वैल्यू भी हमारे पास कैसे आएगी माइनस ऑफ L, अच्छा इसको L1 मान लो इसको L2 मान लो, तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी L2 di ओवर dt माइनस M di ओवर dt, M di ओवर dt ये हमारे पास कहानी रहती है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट आपके पास क्या आता है बेटा माइनस ऑफ L di ओवर dt आता है जो कि हमारे पास हो जाएगा E1 प्लस E2 के इक्वल हो जाएगा। भाई E इक्विवेलेंट तो हमारे पास इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर लिख सकते हो माइनस ऑफ L di ओवर dt बराबर E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस ऑफ L टाइम्स di बाई dt माइनस M टाइम्स di ओवर dt। L1 प्लस L2 नहीं आएगा, कौन सा वाला बेटा माइनस ऑफ ये L1 है नहीं E इक्विवेलेंट में E इक्विवेलेंट है E1 और E2 को प्लस कर दूंगा बात तो वही आएगी ना, नहीं आप उसे माइनस L di बाई dt। हाँ नेट की वैल्यू बोल रहा हूँ, नेट वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी मेरे पास पूरे जो हमारे पास लेके चल रहे हैं नेट। मैं इस समय ये देख रहा कि इसमें एक इंडक्टर है, कॉम्बिनेशन में सब कुछ एक मान लिया, तो मेरे पास जो नेट वैल्यू आएगी वो सिर्फ एक इंडक्टर की वजह से आएगी और di ओवर dt सिर्फ एक इंडक्टर। हाँ इस सब को मैंने एक सिस्टम मान लिया ना पूरे को, तो एक सिस्टम की वैल्यू मेरे पास ये आएगी, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ लेकिन कर तो मैं ये रहा हूँ ना E1 प्लस E2, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे माइनस M और E2 की वैल्यू कितनी आई है माइनस L2 टाइम्स di ओवर dt और एक और वैल्यू मेरे पास रह जाएगी माइनस ऑफ M di ओवर dt। अब आप में से मेरे को एक और बताया कि मैंने यहाँ पे M1 और M2 क्यों नहीं लिखा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दो का एक होता है, समझ गए, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे हमारे पास फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क तो इंडक्टर के लेंथ उसकी वजह से हमारे पास फर्क पड़ेगा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज नहीं होता है
सेम ही रहता है वो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, माइनस इससे कॉमन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस ऑफ एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ L1 प्लस एम प्लस L2 और प्लस एम इंटू डी आई ओवर डी टी लिखा जा सकता है। माइनस से माइनस भी गया और डी आई से डी आई भी गया, तो हमारे पास L की जो वैल्यू आती है कितनी आ जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस 2m आ जाती है। जब हमारे पास इंडक्टर इस तरीके से सीरीज में जोड़े गए हैं कि इन दोनों ही इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम जा रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सेम डायरेक्शन जा रही है, इतना नोट कीजिए। फिर जब मैं अलग डायरेक्शन लेके जाऊंगा तब क्या चेंज आएगा उसको देखते हैं। तो बेटा हमने एक कनेक्शन देखा सीरीज में कैसे होना है, अब आइए दूसरे कनेक्शन को हम लोग देखते हैं कि दूसरा कनेक्शन जो हमें सीरीज में करना है वो हम किस तरीके से करते हैं। दूसरे कनेक्शन कुछ इस तरीके से करना है बेटा, यहाँ से ये आपके पास गया, ये आपका इंडक्टर था और इस बार थोड़ा सा रुक कर और थोड़ा सा फैंसी सा बना देते हैं इसको, ऐसे और इस तरीके से। अच्छा, कहानी अब भी वही है कि हमारे पास नेट ई इक्विवेलेंट आपको निकालने के लिए पूछेगा और इस ई इक्विवेलेंट में ये आपके पास E1 रहेगा, ये आपके पास E2 रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चेंज नजर आ रहा होगा, क्या, ये जो करंट हमारे पास पिछली बार इस तरीके से ऐसे जा रहा था, पिछली बार दोनों तरफ सेम था ना, पिछली बार वाला सर्किट हमारे पास कुछ ऐसा था, बस इसमें दोनों तरफ से हमारे पास करंट ऐसे जा रहा था। लेकिन इस बार कहानी ऐसी नहीं है, क्योंकि इसमें देखो करंट यहाँ से तो ऐसे गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया और यहाँ पर करंट आते वक्त इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। यानी कि इस बार का जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो हमारे पास ऑपोजिट इन नेचर है पिछली बार की तरफ से। तो इस बार हमारे पास जो E1 की वैल्यू आएगी, मैं कहता हूं कि E1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, माइनस ऑफ एल डी आई ओवर डी टी, राइट, और माइनस ऑफ एम डी आई ओवर डी टी, ये कहानी आई थी। लेकिन इस बार देखना इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन ही रिवर्स है, तो हमारे पास ये भी ऑपोजिट इसमें काम करेगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलकर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास करंट डायरेक्शन रिवर्स हो गई ना, और हमें तो पता है ये सारे काम अपोजिट इसमें करती हैं। तो अगर मैं माइनस ऑफ एम इंटू ये माइनस करता हूं, कहानी ऐसी हो रही है कुछ, तो ये प्लस हो जाएगा ना बेटा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इस बार प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई, सिमिलरली आपके पास E2 की वैल्यू आएगी, n तो सेम है दोनों के लिए, जो हमारे पास कहानी चेंज है वो किसके लिए आएगी, L के लिए चेंज होती है बस। तो di by dt प्लस ऑफ m टाइम्स di by dt, बाकी भाई आप E इक्विवेलेंट लिखेंगे तो E इक्विवेलेंट आपके पास क्या आएगा, माइनस एल डी आई ओवर डी टी, इसको आप E1 प्लस E2 लिखेंगे, राइट। और E1 प्लस E2 में आपके पास ये दोनों वैल्यूज आपको दे रखी हैं, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो माइनस ऑफ एल डी आई ओवर डी टी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा इस बार, इज इक्वल टू माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, तो मेरे पास क्या आएगा, L1 प्लस L2 माइनस m इंटू डी आई ओवर डी टी आ जाएगा। इससे ये गया, इससे ये गया, तो मेरे पास L की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी, L1 प्लस M2, बट इस बार माइनस में हमारे पास 2m आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास सीरीज कनेक्शन की कहानी रहती है, इतना नोट कीजिए। फिर लास्ट टॉपिक पैरेलल कनेक्शन पे चलते हैं। तो बेटा मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हमारे पास आ रहा है ग्रुप ऑफ इंडक्टेंस इन पैरेलल, राइट। यानी कि हमें इंडक्टर को लगाना तो है, बट हम लोग जो इंडक्टर लगा रहे हैं वो किस तरीके से लगा रहे हैं, दोनों पैरेलल में लगा रहे हैं। अब बेटे जब मैंने इनमें पैरेलल में लगाया तो मेरे पास कहानी क्या होगी, ये चीज़ हमें देखनी है। अब हम लोग देखते हैं कि कहानी किस तरीके से रहती है और हमारे पास किस तरीके से आती है, उसको देखते हैं। करंट यहाँ से पास कराया मैंने, वही कहानी होनी है। अब यहाँ पर जो मेरे पास करंट है I, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी I1 प्लस I2, क्या आएगी I की वैल्यू, I1 प्लस I2। तो यहाँ पे आपके पास जो I, इसको आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए फटाफट से, तो आपके पास आ जाएगा di ओवर dt बराबर di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन में dt, राइट। इतना तो आपको क्लियर है, इतने में तो कोई डाउट नहीं है।
अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इससे जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ रहा होगा वो हमारे पास कितना रहा होगा, तो आप लोग क्या करते थे, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ L di1 ओवर dt लिखा करते थे, राइट। यानी कि हमारे पास इसका इस वाले कॉइल का, तो इसका कॉइल का मैं L1 लिख देता हूँ क्योंकि पैरेलल है इसलिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, इसलिए मैं E1 E2 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास सिमिलरली E2 की जो वैल्यू है यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि E बाय L1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ di1 ओवर dt लिखा जा सकता है। सिमिलरली मैं इस कॉइल के लिए जो ईएमएफ लिखूंगा ये कितना आएगा, माइनस ऑफ L2 di2 ओवर dt। तो आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हो कि माइनस ऑफ di2 ओवर dt बराबर क्या हो जाएगा, E बाय L2 हो जाएगा। अब इस पूरे सर्किट का वही कहानी, अगर मैं E इक्विवेलेंट मान लेता हूँ तो मेरे पास जो E इक्विवेलेंट आएगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट डॉट di ओवर dt के इक्वल आएगा, वो भी हमारे पास माइनस का। आप इसे E के बराबर ले कैसे रहे हो? कौन सा वाला, ये नेट मान रहा है, इन दोनों को मिला के एक मान लिया तो मेरे पास सर्किट में पूरे एक की वैल्यू आती है। ये तो हम लोग क्लास 10 में भी करते थे कि हमारे पास नेट वैल्यू को अगर एक वैल्यू मान लेते तो हम लोग कंपेयर करके E इज इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट इनटू di बाय dt लिख देता हूँ। अब di बाय dt आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू यहाँ से उठानी पड़ेगी मेरे को, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, E इक्विवेलेंट बराबर माइनस का L इक्विवेलेंट इनटू di1 अपॉन dt प्लस d ऑफ i2 बाई dt लिख सकते हैं। अब इस L इक्विवेलेंट को यहाँ पर ले आइए और E इक्विवेलेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि E हमारे पास पैरेलल में सारी चीज में सेम रहता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E बाय L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स, इस माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अंदर, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ di ओवर dt माइनस ऑफ i1 और माइनस ऑफ di2 ओवर dt, ठीक है। अब di1 अपॉन dt माइनस का ये किसके इक्वल था, देखिए माइनस का di1 अपॉन dt E बाय L1 की, तो इसका हमारे पास आ जाएगा E बाय L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d इज इक्वल्स टू E बाय L1 लिख सकता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा E बाय L1 और सिमिलरली माइनस ऑफ di ओवर dt किसके इक्वल था, E बाय L2 के, तो प्लस E बाय L2। तो ये आपके पास E इक्विवेलेंट तो हमारे पास E दोनों तरफ से कट जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 अपॉन L इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा, L1 इंटू L2 अपॉन में L1 प्लस L2। ये तो आप लोगों के पास एक फॉर्मूला आता है जो नॉर्मल रेजिस्टेंस के ही कहानी में आता है, लेकिन अगर इनका कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो क्या होगा, ये कहानी आप लोगों को पता रहनी चाहिए। तो इसकी आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट रख लीजिए, L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। कई किताबों में इस चीज को प्लस माइनस m दे रखा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कहानी तभी आएगी जब पैरेलल में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों कॉइल के बीच में होगा, तो अगर कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है तो आपके पास कहानी यहाँ तक सीमित हो जाएगी, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, अदरवाइज आपके पास ये कहानी रहेगी, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।